हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्टगेज का टॉपिक पढ़ रहे थे हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, जिसमें हमारा लीज़ का टॉपिक रह गया था और एक्शनेबल क्लेम का टॉपिक रह गया था। लीज़ का जो टॉपिक है इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मुझे ऐड ऑन करनी है मॉर्टगेज में, जो थोड़ा सा डिटेल में समझानी रह गई थी, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, एक जो वर्ड यूज़ किया था हमने लास्ट वीडियो में कि ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, क्योंकि ये लीज़ में भी यूज़ होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ जो लीज़ है ना, वो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है। देखिए, प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी में अलग अलग तरह के राइट्स होते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये ओनर है, इसका ओनरशिप का राइट है किसी एक्स इंडिविजुअल का। फिर इसका क्या पोजीशन का भी राइट होता है कि भाई ये इस प्रॉपर्टी के ऊपर आ सकता है, जा सकता है, पोजेस करता है इसको। सेकेंडली, थर्डली, इसका ये भी राइट हो सकता है कि इस पर ये कंस्ट्रक्ट कर ले, कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर ले, बना ले, वो भी इसका राइट हो गया। ये प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट राइट उसके पास होते हैं। जब प्रॉपर्टी सेल होती है तो ये एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट के केस में क्या होता है कि जो मल्टीपल राइट्स एक इंडिविजुअल के पास होते हैं, उसमें से कुछ राइट्स, एक राइट, दो राइट या मल्टीपल राइट्स, वो किसी अनदर इंडिविजुअल के नाम ट्रांसफ़र कर देता है। वो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो मॉर्गेज में सारा ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे कि मान के चलिए इस बी ने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना था, तो उसने उसका ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया कि भाई ये मेरी बिल्डिंग है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप इससे रेंट ले सकते हो। तो इस तरह से हमने अलग अलग मॉर्गेज की जो डेफिनेशंस होती हैं, जो हमने 6 तरह की मॉर्गेज देखी थी, वो इसी तरह से काम करती हैं कि भाई किस तरह का इंटरेस्ट आप उस प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र कर रहे हो, उस हिसाब से अलग अलग मॉर्गेज डिफाइन की गई थी कि भाई सिंपल मॉर्गेज में इस तरह का इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है, यूज़ ऑफ फैक्टोरी में इस तरह का होता है। ठीक है। और दूसरा जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो प्रॉपर्टी है वो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब इसमें स्पेसिफिक का क्या मतलब है, मैं ये नहीं कह सकता कि मान लीजिए कोई एक्स सिटी में कोई मान लीजिए अजय नाम का बंदा है, आप अजय नाम के इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लीजिए। नहीं, आपको जो आपकी जो मॉर्गेज डीड होगी उसमें आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, किस सेक्टर में लोकेटेड है, क्या प्रॉपर्टी का नंबर है, क्या ओनर है उसका, पूरी डिटेल्स उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए। मतलब आपकी पूरी क्लियर एंड कोजेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी मॉर्गेज डीड में। और जो इस सब का पर्पज़ है वो क्या है, ऑब्वियसली मनी का जो लेन देन है उसके तहत किया जाता है। अब देखिए, अब हमें लीज समझना है। लीज में भी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन वो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। लीज डिफाइन की जाती है सेक्शन 105 से शुरू है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, और 117 तक जाती है। लेकिन हमें CIB के और GIB के सिलेबस के हिसाब से हमें सिर्फ सेक्शन 105, 106 और 107 ही देखना है, जिसमें लीज डिफाइन किया गया है। तो देखिए, अब लीज में मैं आपको बता देता हूँ लीज कैसे वर्क करती है। मान लीजिए कोई भी दो इंडिविजुअल हैं, A एंड B। ये B ओनर है इस प्रॉपर्टी का और A उसके पास आता है। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर लैंड है उसकी, एग्रीकल्चर लैंड पे ये B कोई पर्टिकुलर जॉब करता है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में करता है, और यहाँ पर ये अभी एट प्रेजेंट विलिंग नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये A इसके पास आता है कि आपकी ज़मीन है, आप मेरे को ये लीज पे दे दीजिए, मैं इस पर खेती कर लूँगा। ठीक है। तो इसने क्या किया, इस केस में ट्रांसफ़र अपना राइट किया, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी। इसने राइट टू एंजॉय को ट्रांसफ़र कर दिया A के नाम पे। ठीक है। अब सेकंड इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कितने टाइम के लिए। देखिए, ये जो राइट इन्होंने ट्रांसफ़र किया है ये लीज में किसी भी टाइम के लिए हो सकता है, इवन परपेचुइटी के लिए भी हो सकता है। ठीक है। अब थर्ड सिनेरियो क्या होता है कि भाई जो ये राइट ट्रांसफ़र हुआ, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुआ, ऑब्वियसली B उसके लिए कोई ना कोई पेमेंट लेगा। ठीक है। अब वो पेमेंट इसमें दोनों तरह से ही डिफाइंड है। पेमेंट आप कैसे भी ले सकते हैं, पेमेंट आप एज ए रेंट भी ले सकते हैं, पेमेंट आप एज ए प्रीमियम भी ले सकते हैं। जैसे कि प्रीमियम से आप समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी 1 साल के लिए उसको लीज पे दे दी कि भाई ये मेरी एग्रीकल्चर लैंड है, आप इस पर खेती कर लो और मुझे आप ईयरली 20,000 पे कर दो। तो जो ये लमसम में एक बार में, जिसको बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में एक मुश्त भी बोला जाता है, तो वो जो 20,000 रुपये जो हमने एक बार में दे दिए वो प्रीमियम पेड हो गया। अगर हम इससे अदर कोई चीज़ सिनेरियो कर रहे हैं, मान लीजिए हम उसको बोलते हैं कि भाई मंथली मेरे को इतना पैसा दे दें, मंथली मुझे आप मान लीजिए मंथली आप 1,000 रुपये दे दीजिए हर महीने, तो ये इस तरह के जो सिनेरियो होते हैं उसको बोलते हैं बाय द वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ रेंट। और वो इसमें जो लीज है, एक दो चीज़ें मतलब वो और डिटेल्ड है कि अगर आप अदर कोई मीन्स है, मान लीजिए कोई शेयर ऑफ क्रॉप है
या फिर कोई सर्विसेज रेंडर है या कोई भी वैल्यू की भी कोई थिंग है, उससे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि लीज किस तरह से काम करती है, किस तरह से डिफाइन करती है। सेकंड इसमें हो गया कि जैसे मॉर्गेज और मॉर्गेजी था, इसमें भी वही दो टर्म यूज़ होती हैं। जो ट्रांसफ़र करने वाला है वो लेसर होता है, और जिसके नाम ट्रांसफ़र होगी वो ट्रांसफ़र ही जो हो गया वो लेसी हो गया, लेसर और लेसी। और सेकंड मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई जो ये प्राइस होता है, प्रीमियम और रेंट का डेफिनेशन कैसे काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया कि लीज होती क्या है और कैसे काम करती है। अब सेकंड इसमें आता है कि लीज का टाइमिंग क्या होता है, कितने टाइम के लिए हम लीज करते हैं। तो टाइमिंग के लिए सेक्शन 106 में डिफाइंड है। देखिए, अगर कोई इन द एब्सेंस ऑफ रिटन लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई आपके कोई दो पार्टीज के बीच में कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो ठीक है, उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी, या फिर कोई वहाँ का लोकल लॉ है तो उसके हिसाब से चीज़ें चलेंगी, कोई सारी चीज़ें। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एब्सेंट रिटन कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और लोकल यूजेज भी नहीं है, तो उसमें दो तरह की चीज़ें इसने डिफाइन कर दी हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए लीज पे देते हैं तो आपको ईयर टू ईयर करना पड़ेगा, ईयर टू ईयर। एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे कि भी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना टाइम होता है। और इसके अलावा जो होती है फॉर एनी अदर पर्पज़, यानी एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग से अलग जो होगा वो मंथ ऑन मंथ लीज होगा, मंथ टू मंथ लीज आएगा वो। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑब्वियसली ए एंड बी में कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है कि भाई मेरे को लीज टर्मिनेट करनी है, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ लीज करना, या कुछ भी कोई भी पर्टिकुलर टाइप का डिस्प्यूट हो गया, तो उस केसेस में क्या होगा कि नोटिस दे करके आप लीज को कैंसिल कर सकते हैं। तो नोटिस कितने मंथ्स का होगा, तो इसमें देखिए जो नोटिस होगा ना वो भी आपका उसी से गवर्न होगा कि आपने किस टाइप की लीज की है। अगर आपकी ईयर टू ईयर लीज है तो आपको 6 मंथ का नोटिस देना है पार्टी को, और आपकी लीज अगर मंथ टू मंथ है तो उसमें 15 डेज का नोटिस देना है। और इस तरह से ये लीज जो है ये टर्मिनेट की जा सकती है। ठीक है, और जो लास्ट जो लीज हाउ मेड है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि समय की इसमें 106 सेक्शन में टाइम पीरियड दिया हुआ है कि अगर आपकी एग्रीकल्चर के लिए है तो कितने टाइम में करेंगे, और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग की है तो कितने टाइम में करेंगे। अब जो इसमें लास्ट आता है कि लीज होगी कैसे, जो लास्ट पॉइंट बचता है अंडर सेक्शन 107 वो बचता है कि लीज होगी कैसे। तो देखिए, अगर आपकी कोई भी लीज है जो ईयर टू ईयर है, ईयर टू ईयर लीज में आपकी क्या होगी, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी देखिए आपके पास आता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपकी ईयर टू ईयर किस केस में होगी, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के केस में ईयर टू ईयर लीज होगी, और ऐसी लीज को करने के लिए आपको रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। जो इससे अदर लीज थी जो कम पीरियड टाइम पीरियड के लिए हो रही हैं, उसको आप चाहें तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, या फिर ओरल एग्रीमेंट से भी हो सकता है, लेकिन उसमें साथ में डिलीवरी ऑफ पोजेशन भी होना आवश्यक है। तो हमने यहाँ पे सारा समझ लिया कि लीज क्या होती है, लीज कैसे वर्क करती है, लीज को कैसे किया जा सकता है, लीज का कितना टाइम पीरियड होता है, और लीज को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, और लीज को कैसे रजिस्टर कराया जा सकता है। तो ये सारे आर्टिकल्स ये सारे सेक्शन हमें समझा रहे हैं कि लीज किस तरह से वर्क करती है। अब इसी टीपीए में हमारी बुक में एक टॉपिक बच गया है, एक्शनेबल क्लेम, और सेकंड हमारा टॉपिक बच गया जो क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके बुक में दिए हुए हैं। ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कुछ आपको इसमें डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।